सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। यानी कि हम लोग मेंडल जो थे उन्होंने जो लॉ दिए थे इनहेरिटेंस का कि यार जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनमें कौन कौन से कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, उस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग ये देखेंगे कि हाइब्रिड क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है और जेनेटिकली कंट्रोल ट्रेट कौन से होते हैं, मोनो हाइब्रिड क्या होते हैं, डाई हाइब्रिड क्या होते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अपनी कॉपी और पेन को ले करके बैठ जाइए, जो जो आप लोगों को बताऊंगा सब कुछ नोट करते चलिएगा, तभी अच्छे समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इतना क्लियर है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं हाइब्रिड से। देखिए, जब दो प्लांट की क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है या फिर जब दो प्लांट क्रॉस ब्रीड करते हैं तब उनसे जो ऑफस्प्रिंग आता है उसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिड। मतलब मान लीजिए कोई दो प्लांट थे, ठीक है, अब ये दोनों जब क्रॉस किए तो जो छोटा वाला नया प्लांट आया इसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिड। क्या कहते हैं? हाइब्रिड। ठीक है। अब जब प्यारे बच्चों इस हाइब्रिड के बारे में हम लोग इस हाइब्रिड के एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो उसे हम लोग कहते हैं मोनो हाइब्रिड। मतलब मान लीजिए हमारा प्लांट कैसा है, छोटा है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ड्वार्फनेस यानी कि छोटा है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? मोनो हाइब्रिड। क्यों? क्योंकि हमने इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात की। तो जब हम लोग एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं किसी भी प्लांट की, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं मोनो हाइब्रिड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। जब यही दो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं तब हम लोग क्या कहते हैं? डाई हाइब्रिड। तो जो मेंडल थे उन्होंने दोनों लॉ दिया था, एक मोनो हाइब्रिड के लिए भी एक डाई हाइब्रिड के लिए। तो फिलहाल इस जो मेंडल के लॉ हैं इसी पे आप लोगों का लगभग आपका चैप्टर ही है। ठीक है। तो इसमें तो कई मतलब 2 से 3 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा, तो उसे आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं कि जेनेटिकली कंट्रोल ट्रेट क्या होती हैं, और ये सब जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं पता होगा तो आप लोगों को मेंडल की लॉ भी नहीं समझ में आएगी। ठीक है। इसलिए इन्हें बहुत ही ध्यान से सुनिए, हल्के मत लीजिए, कॉपी और पेन पे नोट भी करते रहिए। अब हम लोग बात करते हैं जेनेटिकली कंट्रोल ट्रेट क्या होते हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो ट्रेट होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक का दूसरा नाम बदल गया, वो हो गया ट्रेट। ठीक है। जो जेनेटिकली कंट्रोल ट्रेट होते हैं वे एक ऐसे ट्रेट होते हैं जिन्हें हमारी जीन्स कंट्रोल करती हैं। मतलब हमारी जीन क्या है, वो जीन क्या करती है? हमारे उस ट्रेट को कंट्रोल करती है। जीन जानते हैं ना, जीन हमारे शरीर में मतलब कि जो हमारा सेल होता है, आप लोग कह सकते हैं जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है यानी जो गेमेट्स होती हैं, वो क्या कैरी करती हैं? जीन कैरी करती हैं। जीन किस में आकर होती हैं? जीन पेयर में पाई जाती हैं। ये सब हम लोग बात कर चुके हैं, वैसे ही रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है। जीन किस में एक्ट करती हैं? जीन पेयर में एक्ट करती हैं, और इसी के साथ साथ हर एक जीन एक एक फंक्शन को कंट्रोल करती है। यहाँ तक तो हम लोगों ने बात कर ही लिया था। तो उसी प्रकार से जो जीन होती है वो किस ट्रेट को कंट्रोल करेगी वो डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पे। जैसे मान लीजिए कि प्यारे बच्चों एक कोई ये प्लांट है, ठीक है। अब ये प्लांट जो है ये अभी ग्रो कर रहा है और इसका जो जीन है उसमें ग्रोथ मतलब कि ये टालनेस, मान लीजिए इसकी जीन है टालनेस। ठीक है। हमने पिछली वीडियो में डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में बात किया था कि नहीं किया था? वो वाली चीज़ भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो मान लीजिए कि इसकी जीन है टालनेस। जब इसकी जीन टालनेस है तो यहाँ पे जो इसकी जीन जेनेटिकली कंट्रोल ट्रेट जो है वो क्या है? वो है टालनेस। तो यहाँ पे जो इसकी जीन रहेगी वो उस प्रोटीन को और कहेगी कि भैया तुम ग्रोथ हार्मोन और क्रिएट करो। मतलब कि तुम जितने भी ग्रोथ हार्मोन होते हैं, मतलब जैसे जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं ऑक्सिन, उसे तुम और क्रिएट करो। तो ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन क्रिएट होगा तो प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा होगी। इस तरह से प्लांट हमारा बड़ा हो जाता है। इस तरह से वो प्लांट हमारा बड़ा हो जाता है। तो जीन्स जो होते हैं इसी तरह से अलग अलग ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। वे क्या करते हैं? सिंपली जीन, एक तरह से आप लोग ये कह सकते हैं ना कि जीन किसी भी इंडस्ट्री के मालिक होते हैं। वो क्या कहते हैं? हे तुम्हें इतना बनाना है, तुम्हें इतना बनाना है, ग्रोथ हार्मोन तुम थोड़ा कम बनो, ये प्लांट छोटा रहेगा। मतलब समझ रहे हैं? वो एकदम बस ऑर्डर देने वाला काम करते हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो। ठीक है। तो सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? जीन कंट्रोल करता है, और यही हमें बताता है कि जो पौधा है वो दिखने में कैसा रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड के बारे में तो हमने बात कर ही लिया। अब हम लोग आते हैं मेंडल के लॉ पे। तो जो मेंडल की पहली लॉ थी प्यारे बच्चों, वो ये थी कि कोई भी यदि हम लोग प्लांट ले लेते हैं, क्या हम लोग कोई भी यदि मान लीजिए प्लांट ले लेते हैं तो वो किस तरह से
उसकी अगर उसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक है तो वो किस तरह से बिहेव करेगा। तो मेंडल की पहली लॉ का स्टेटमेंट क्या था, पहले उसे देख लेते हैं। स्टेटमेंट था, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर विच अकर इन पेयर, only one of pair of such factor can be present in single gamete। मतलब कि एक गेमेट में खाली एक ही ऐसा फैक्टर आ सकता है। ठीक है, अब इसे समझाते हैं और डिटेल में। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, इनके कहने का मतलब क्या था। ये हमसे ये कहना चाहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, यदि हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखना है तो वो किस पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि अपने से ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक आती है उसके पेरेंट्स से, और वो जो पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक आती है ऑफस्प्रिंग में या फिर उस बच्चे में आती है, वो उसके पेरेंट्स से आती है तो जीन के जरिए आती है। तब उस समय जब ये मेंडल ने जब ये लॉ दी थी हमें, उस समय जीन नाम का कोई शब्द नहीं था। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे उन्होंने फैक्टर का यूज किया है। किसका यूज किया है, FACTOR, यानी फैक्टर का उन्होंने यूज किया है। तो फैक्टर शब्द का यूज उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उस समय कोई जीन नाम का शब्द नहीं था। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि जीन जो होती हैं वो पेयर में होती हैं और उस पेयर में से उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनकी अपीयरेंस डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में। ठीक है, अब देखिए अब वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तब अब देखिए अब हम उनके रिजल्ट को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। पेरेंटल क्रॉस, यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो जब क्रॉस ब्रीड करते हैं तब मान लीजिए एक जो जो मेंडल थे उन्होंने प्योर ब्रीड टाल प्लांट की लिया और प्योर ब्रीड लिया डॉर्फ प्लांट की, यानी कि एक छोटा पौधा लिया एक बड़ा पौधा लिया, उन दोनों का क्रॉस ब्रीड कराया। ठीक है, फिर उन्हें मिलता है कि सभी जो प्लांट हुए वो टाल हुए, मतलब सभी प्लांट कैसे थे, बड़े थे। कैसे बड़े थे उसे इन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया। देखिए जो टाल प्लांट होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, टालनेस डोमिनेंट कैरेक्टर है और ड्वार्फनेस रिसेसिव कैरेक्टर है। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था, मतलब पिछले वीडियो में ही बताया था। तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए वरना कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों फिर से बताता हूँ। देखिए टालनेस जो होता है ये होता है डोमिनेंट कैरेक्टर, और डोमिनेंट कैरेक्टर को हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जबकि ड्वार्फनेस जो होता है वो रिसेसिव कैरेक्टर होता है, इसीलिए इसे हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे एक है टालनेस एक है ड्वार्फनेस। तो टालनेस का जो जीन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कैपिटल टी कैपिटल टी। क्यों, क्योंकि हमने प्योर ब्रीड लिया है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। अब ड्वार्फनेस का हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये दोनों के जो गेमेट्स हैं जो कि यहाँ पे फ्यूजन में हिस्सा लेंगे, वो कौन कौन से हैं, वो है टी। क्यों, यहाँ पे एक ही हमने इसलिए लिया है, सिर्फ यहाँ पे हमने एक ही टी इसलिए लिया है क्योंकि एक ही कैरेक्टरिस्टिक है ना यहाँ पे, मतलब कि हम लोग मोनो हाइब्रिड के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने एक लिया है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डाई हाइब्रिड की जो हम लोग बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम लोग दो दो लेंगे, मतलब एक वहाँ पे हम लोग राउंड शेप लेंगे, एक हम लोग येलो कलर लेंगे। तो दो कैरेक्टरिस्टिक जब होती है तो उसे हम लोग कहते हैं डाई हाइब्रिड, जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग मोनो हाइब्रिड देख रहे हैं। ठीक है, हाइब्रिड समझ में आ रहा है ना। हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड जो नया प्लांट होता है जो कि अपने पेरेंट्स से आया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो ध्यान से देखिए किस तरह से हुआ है। देखिए ये वाला जो है इसका फ्यूजन किससे किससे हुआ, इसका फ्यूजन हुआ है इससे और इससे, यानी कि ये जो है पहला वाला ये इन दोनों के साथ रहेगा, दूसरा वाला भी इन दोनों के साथ जाएगा। मतलब कि मान लीजिए प्यारे बच्चों दो प्लांट है, कितने प्लांट है, दो प्लांट, एक प्लांट ये एक प्लांट ये। ठीक है, अब इस प्लांट में प्यारे बच्चों इस प्लांट में कितने जीन होते हैं, मतलब जीन तो एक ही होंगे पर जीन जो होंगे वो पेयर में होंगे। मतलब कि इस प्लांट में जो जीन है वो किस में होंगे, पेयर में होंगे, दैट इज टी टी। इस प्लांट में भी जीन जो है वो भी पेयर में होंगे, दैट इज स्मॉल टी टी। क्यों, क्योंकि ये ड्वार्फ है, छोटा है। अब ये वाला जो टी है वो इससे इससे भी मतलब रिएक्शन करेगा, नहीं रिएक्शन नहीं, मतलब इसके साथ भी ब्रीडिंग करेगा और इसके साथ भी ब्रीडिंग करेगा। ये वाला टी भी इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ क्या करेगा, ब्रीडिंग करेगा। तब हमारा जो रिजल्ट आ जाता है वो क्या है, टाल टाल टाल, यानी सभी प्लांट टाल हुए। क्यों, क्योंकि एक भी जीन, यदि जीनोटाइप में एक भी डोमिनेंट कैरेक्टर आ जाता है तो वो क्या कर देता है, उसके लुक को चेंज कर देता है। नहीं समझ में आ रहा है, रुकिए अभी और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि प्यारे बच्चों हमने ये पढ़ा था कि जो जीनोटाइप होते हैं वे क्या डिसाइड करते हैं, अपीयरेंस डिसाइड करते हैं।
जीन जो होते हैं वो अपीयरेंस डिसाइड करते हैं कि नहीं करते हैं, और वो पेयर में होते हैं। तो मान लीजिए एक यदि टी है, दूसरा स्मॉल टी है, इस जीन में, इस जीन, ये जो जीन का पेयर है इसमें एक कैपिटल टी है कि स्मॉल टी, तो उसमें डोमिनेंट कौन है? डोमिनेंट है कैपिटल टी, दैट इज टालनेस। तो वो पौधा टाल होगा ना। हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपीयरेंस डिसाइड करता है कि बेचारा प्लांट दिखने में कैसा रहेगा। आप समझ में आया? और रिसेसिव कैरेक्टर तब अपीयरेंस डिसाइड करता है जब उसका आइडेंटिकल उसका साथी मिल जाए। मान लीजिए कि जो रिसेसिव होता है वो बहुत ही दुबला पतला इंसान है, और जो डोमिनेंट है वो बहुत मोटा तगड़ा। तो जो दुबला पतला इंसान है यदि वो अपने जैसे दो इंसान पा जाए तब तो इसे मार सकता है डोमिनेंट कैरेक्टर वाले को। लेकिन जब ये भी अकेला, ये भी अकेला, तो नहीं मार पाएगा। क्यों? क्योंकि जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो पतला हो जाएगा। नोट भी करते चल रहे हैं ना, नोट करते चलिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, वही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं वे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो कि भारी पड़ते हैं किस पे? ड्वार्फ वाले पे, या फिर आप लोग कह सकते हैं रिसेसिव कैरेक्टर वाले पे, ठीक है? तो डोमिनेंट और रिसेसिव यदि आप लोग समझ में आया है तो अच्छे समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो पिछला वीडियो आप लोग को देखना ही पड़ेगा, ठीक है? तो मुझे उम्मीद आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। तो यार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी डोमिनेंट, यहाँ पे भी डोमिनेंट, यहाँ पे भी डोमिनेंट, यहाँ पे भी डोमिनेंट, यानी कि सभी प्लांट टाल होंगे। क्यों? क्योंकि सभी में जो डोमिनेंट कैरेक्टर वो हमारा टालनेस है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, अब जब ये दोनों प्लांट आपस में ब्रीड करेंगे, ये दोनों प्लांट आपस में ब्रीड करेंगी, तब क्या होगा? चलिए देखते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग F1 जनरेशन कहते हैं, ठीक है? मतलब कि जो आपके दादा दादी हैं वो क्या हैं? वो पेरेंटल हैं, और आपके जो मम्मी पापा हैं वो क्या हैं? आपके जो मम्मी पापा हैं वो F1 जनरेशन है। आप लोग क्या हैं? F2 जनरेशन है, ठीक है? देखिए, अब यहाँ पे देखिए, टाल प्लांट है, टाल प्लांट है। दोनों टाल प्लांट का जब हम लोग ब्रीडिंग कराते हैं तो इसका जीन क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका जीन क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे फिर से एक ही कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है ना, ये टी हो गया, फिर टी हो गया, फिर यहाँ पे भी फिर टी, फिर टी। अब देखिए, जब इनका क्रॉस ब्रीड होगा तब क्या होगा? अब इनका भी सेम वे में होगा, इनका भी सेम वे में होगा। मतलब कि प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक टी है, ठीक, यहाँ पे एक टी है, यहाँ पे एक टी है, यहाँ पे एक टी है। अब ये वाला जो टी है ये इसके साथ भी रिएक्शन करे, मतलब कि इसके साथ भी ब्रीडिंग करेगा और इसके साथ भी ब्रीडिंग करेगा। फिर ये वाला टी भी इसके साथ ब्रीडिंग करेगा और इसके साथ ब्रीडिंग करेगा। तो हमारा रिजल्ट जो निकल करके आ जाता है वो देखिए, टी टी, यानी कि प्योर ब्रीड टाल प्लांट। टी टी मतलब टाल प्लांट, और ये टी टी मतलब टाल प्लांट। क्यों? क्योंकि हमेशा कैप एक डोमिनेंट कैरेक्टर आ जा रहा है। जब जब डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा तो वो क्या होगा? वही अपीयरेंस होगा। मतलब कि जो कैरेक्टर डोमिनेंट होते हैं, जो कैरेक्टर कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, वही अपीयरेंस डिसाइड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्यारे बच्चों, एक कोई प्लांट है, उसका फ्लावर कैसा है? येलो कलर का है। तो यदि ये उसके जीन में है कैपिटल वाई, और क्या मान लीजिए ब्लू, ब्लू को मान लीजिए स्मॉल वाई, ठीक है? तो ये हो जाएगा उसका जीन। तो उसका कलर कैसा होगा? उसका कलर हमेशा येलो होगा। क्यों येलो होगा? क्योंकि उसका जीन क्या, मतलब जो डोमिनेंट जीन है वो वाई है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल। यार एग्जांपल कोई कमी नहीं है, बस आप लोग को समझ में आना चाहिए बस। अब देखिए प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि हम लोग राउंड शेप और रिंकल शेप, मतलब तिरछा मिर्छा शेप में राउंड शेप डोमिनेंट है, तो इसका जीन हम लोग कैसे लिखेंगे? मैंने बताया था, फिर भी फिर से बताता हूँ। इसका जीन हम लोग लिखेंगे, जो डोमिनेंट कैरेक्टर रहता है उसे हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जो रिसेसिव कैरेक्टर रहता है उसे हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो ये जो हमारा राउंड शेप हो गया उसे हमने कैपिटल आर से लिखा, रिंग शेप जो हो गया उसे हमने स्मॉल आर से लिखा। हमेशा हमें सेम लेटर ही यूज करना चाहिए। ये नहीं कि इधर आर यूज करनी है तो इधर डब्ल्यू यूज करनी है, नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें यही यूज करना है, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, सेम वही चीज़ तो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब प्यारे बच्चों हमारे सामने डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर की बात आती है तो हमें हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर को ही देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं वही हमारी अपीयरेंस को डिसाइड करते हैं। तो मैं आपको पिछले वीडियो में इसीलिए बहुत कहा था कि डोमिनेंट और रिसेसिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब समझ में आया? अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे उन्होंने जब रेशियो देखा, किन्होंने, मेंडल ने, तो वो उन्होंने ये पाया कि 3:1 है, यानी कि जो प्लांट आपस में ब्रीड किए हैं तो उसमें से 3 प्लांट टाल आए और 1 प्लांट ड्वार्फ आया। ये कैसे हो सकता है? ड्वार्फ कैसे आया? यहाँ पे देखिए ना, ब्रीडिंग की वजह से, जैसे एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है? यही तो थे F1 जनरेशन के हमारे।
अरे भैया ये देखिए यहाँ पे हमने टी टी का जब ब्रीडिंग कराया था तो वहाँ पे एक आया टी टी, आया कि नहीं आया? कैसे आया भैया? ये इससे गया, ये इससे गया, ठीक है। तो हमारा टी टी आया, टी टी आया, तो जो सारे प्लांट थे वो टाल आए। तो इन दोनों का फिर से जब हम लोग ब्रीडिंग कराएंगे तब देखिए ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ठीक। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? हमारा रिजल्ट आएगा टी टी फिर टी टी। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए स्मॉल टी जब इसके साथ जाएगा फिर इसके साथ जाएगा, तब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारा आ जाएगा टी टी। वैसे ये टी आगे लिखते हैं, आप लोग कन्वेंशन के लिए लिख रहा हूँ टी टी। तो ये वाला हमारा छोटा आ गया, ये वाला हमारा स्मॉल क्यों होगा? क्योंकि इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर कैपिटल टी नहीं है, इसलिए ये प्लांट दिखने में कैसा होगा? ड्वार्फ होगा, यानी कि छोटा होगा। समझ में आया? तो इस तरह से प्यारे बच्चों उन्होंने अपने रिजल्ट को एक्सप्लेन किया। तो कोई भी प्लांट छोटा या बड़ा ही होगा, ऐसा नहीं कि भैया वो मिडल साइज का हो जाए, ठीक है। किसी बच्चे के मन में भाई सवाल आ सकता है, वैसे अच्छी बात है सवाल आना। तो प्यारे बच्चों जो प्लांट होते हैं वो या तो टाल होंगे या तो ड्वार्फ होंगे। अब इस रिजल्ट के बारे में आप मत चलिए कि वो एकदम मझले साइज के आ जाएंगे, मतलब मिडल साइज के आ जाएंगे, नहीं। वो या तो टाल होंगे या तो ड्वार्फ होंगे। आप लोगों ने जब इसकी ब्रीडिंग कराई तो क्या आप लोग कहीं दिखा? आप लोग क्या, आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग भी ऐसी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी का मतलब झूठी अपने मन में ही ले लीजिएगा कि मान लेते हैं कि ब्लैक हेयर एक है और एक ब्राउन हेयर है, तो इन दोनों में डोमिनेंट मान लेते हैं हम लोग ब्लैक हेयर को, और ब्राउन हेयर को रेक्सेसिव मान लेते हैं। तो मान लीजिए किसी के जीन में है बी और बी, ठीक है। तो उसका जब ये जीन वाले इसके साथ ब्रीडिंग करेंगे, किसके साथ? मान लीजिए कि हाँ, एक के पास मान लीजिए दोनों ब्राउन है, ठीक है, ऐसे हैं। तो इसके साथ जब ब्रीडिंग करेंगे तो क्या होगा? तो इस तरह से आप लोग अपने मन में क्वेश्चन जो अपने से करेंगे तो आप लोग और अच्छे समझ में आएगा। थोड़ी बुक्स वगैरह भी रीड कीजिए तब और अच्छे से आ जाएगा। वैसे यदि आप लोग को डोमिनेंट और रेसेसिव का मतलब समझ में आया होगा तो ये तो बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगले वीडियो हम लोग बात करेंगे सेकंड लॉ के बारे में, जो कि भैया इससे भी अच्छा है, मतलब कि बहुत इससे भी थोड़ा अच्छे लेवल का है। तो उसके लिए आप लोगों को पहला वाला लॉ एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ आप लोगों को क्लियर होना चाहिए न्यूटन की सेकंड लॉ को समझने के लिए, उसी प्रकार से ये भी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ तक आ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके विजिट कर सकते हैं हमारे अगले वीडियो की तरफ।